अरे जीजी आओ आओ, बड़े दिनों में नजर आई आप। जब से बहू आई आपके तो दर्शन ही नहीं होते। बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खा रही हो आप, कहाँ याद आएगी इस पुरानी सहेली की। अरे शिमला चैन से बैठ तो जाने दे, ताने उसके बाद मार लेना। पहले एक गिलास ठंडा पानी पिला और फिर अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय, उसके बाद में बात करते, तब बताऊंगी। आज तक कुछ छुपाया क्या तुझसे? हाय जीजी, तुम तो सस्पेंस बना रही हो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अरे कोई गलत सूर छेड़ दिया क्या मैंने? सहेली पूर्णिमा के चेहरे से गायब हो चुकी हंसी को देखकर शिमला को अंदाजा तो लग ही गया था कि उसकी सहेली पूर्णिमा के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। मार्च का महीना था, बाहर गर्म हवाएं चल रही थी। शिमला ने एक गिलास पानी सहेली को पिलाया और फिर थोड़ी देर बाद चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। बेटे की शादी क्या हो गई? आप तो ईद का चांद हो गई। पहले तो कहती थी बहू आ जाए, उसके बाद रोज सहेलियों के साथ में महफिल जमाया करूंगी, घर गृहस्थी का कलेश खत्म हो तो अपने बारे में सोचूंगी। अब क्या हो गया? बहू के साथ इतना मन लग रहा है कि सहेलियों की याद नहीं आ रही? सोचा तो यही था, और शुरू के कुछ दिन सब सही भी चल रहा था। फिर आया वो मनहूस दिन जब उसकी बहन ने शादी की गिफ्ट के नाम पर उसके हाथ में थमा दिए कश्मीर के टिकट। लो, तो कश्मीर जाकर कौन सा तुम्हारी बहू के ऊपर चुड़ैल आ गई, बदल गई वो? आप भी कमाल की बातें करती हैं। अरे चुड़ैल आ गई होती ना तो उसका फिर भी झाड़ फूंक करवाकर इलाज करवा देती मैं। लेकिन अब क्या बताऊं तुझे, यहाँ से तो मम्मी जी करते गई थी। 8 दिन अकेले वहां मेरे बेटे के साथ हाथ में हाथ डालकर क्या घूमी। उसके तो तेवर ही बदल गए। अरे मेरी तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करती। मजाल है जो मेरा बताया एक काम कर दे। मुझे तो एक कप चाय बनाकर क्या ही पिलाएगी। अपने लिए चाय बनाने रसोई में जाओ तो कहती है मम्मी जी बना रही हो तो एक कप मेरी भी बना देना। पूरा दिन बस फोन लेकर बाबू सोना जारू टोना करती रहती है। इनकी तो प्यार मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही। घर के काम क्या करेंगे? हाय जीजी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा जी घबरा रहा है, क्योंकि शादी तो महीने भर बाद मेरे गुड्डू की भी होने वाली है। और आपकी बहू की तरह मेरी बहू के भी रंग ढंग बदल गए तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो वैसे भी एक ही बेटा है। देख शिमला, उम्र और अनुभव से मैं तुझसे बड़ी हूँ। मेरी एक बात ना गांठ बांध ले, बेटे की शादी खुशी खुशी कर दे, लेकिन ये हनीमून के चक्कर में मत पड़ना। अकेले में 8 दिन के लिए तेरा बेटा लेकर जाएगी और अपनी मुट्ठी में करके वापस आएगी। वहां पहाड़ों में ले जाकर ये बहू ऐसा मंत्र मारती है, लड़के पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में आ जाते हैं। और एक बार आदमी मुट्ठी में आ जाए फिर तो बहू सास ससुर को घास डालना भी जरूरी नहीं समझती। तो समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ज्यादा छूट और आजादी मिलते ही लटके झटके दिखाकर ये बहू लड़के को अपने बस में कर लेती है। जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने रवि की शादी कैंसिल कर देती हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। आज तो मेरा बेटा मम्मी मम्मी करके दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता है। कहीं सच में तेरी बहू की तरह कोई तेज तरार लड़की आ गई, मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। और मैं बहू को चाय नाश्ता बनाकर खिलाऊं? हाय हाय हाय, ये दिन देखने से पहले तो मैं उठ जाना पसंद करूंगी। तू भी ना कमाल करती है शिमला, ऐसा भी कहीं होता है। आज नहीं तो कल शादी तो तुझे बेटे की करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम ले और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कर। पहले ही दिन से घर में ऐसा माहौल बना के रखना कि बहू बेटे की हनीमून पर जाने की परमिशन मांगने की हिम्मत ही ना पड़े। और अगर किसी तरह वो बाहर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना भी ले तो साम दाम दंड भेद तुझे चाहे जो लगाना पड़ जाए, लेकिन हार मत मानना। पूर्णिमा की बातें सुनने के बाद तो शिमला की वो हालत हो गई थी कि सावन के अंधे को जिस तरह हर तरफ हरा ही नजर आता है। खैर हुआ वही, शादी के दिन नजदीक आए और तय समय पर रवि की शादी हो गई और बहू नताशा दुल्हन बनकर शिमला के घर आ पहुंची। भाभी शादी तो हो गई, अब ये बताओ हनीमून पर कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया आपने? कश्मीर, गोवा या मनाली? भतीजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिमला हड़बड़ा जाती है। शिप्रा, ये क्या बेशर्मी है? बड़े छोटे का कोई लिहाज है कि नहीं? ये क्या हनीमून हनीमून लगा रखा है? और वैसे भी आजकल नए जमाने के ढकोसले में नहीं पड़ते हम लोग। हमारे घर की बहू इन अंग्रेजी रीति रिवाज को नहीं, हमारे पुराने रीति रिवाजों को मानेगी। पहले कुल देवी की पूजा होगी, साल भर बाद देवी को भोग लगेगा, उसके बाद ही ये लोग अकेले शहर छोड़कर कहीं जा सकते हैं। अंग्रेजी जोड़ों की तरह शादी के अगले ही दिन हाथ में हाथ डालकर घूमने निकल जाना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है भाई। बुआ जी अब तो नाराज होगी, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। अरे काहे का मजाक? आजकल तो सबकी आंखों की शर्म ही खत्म हो गई है। एक हमारा समय था, शादी से पहले मजाल है जो ऐसी कोई बात हमारी जुबान पर भी आ जाए। लेकिन आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बेशर्म हो गए।
पंडित ने 8वां वचन दिलवाया था क्या कि हनीमून नहीं गए तो शादी अधूरी रह जाएगी। शिमला को नाराज होते देख शिप्रा तो सर पर पांव रखकर वहां से 9-2-11 हो जाती है, लेकिन सास की बात सुनकर बहू नताशा के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। सुनिए रवि, ये शिप्रा की बात सुनकर माँ जी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी? उसने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा था? माँ जी तो ऐसे उखड़ गई जैसे न जाने कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया उसने। अरे शादी हुई हमारी, हनीमून पर तो जाएंगी ना, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? और वो कुल देवी पूजा वो सब क्या था? अरे नहीं, तुम मेरी मम्मी को गलत समझ रही हो। वो बाकी टिपिकल सासू की तरह नहीं है कि बिना बात बहू को परेशान करे। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ कह रही है तो जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ ठोस वजह होगी। आई थिंक हमें मम्मी की बात को सुनना चाहिए और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो हमारे भले के लिए होता है। ये कैसी बात कर रहे हो रवि? हम आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, तुम इन सब बातों में यकीन करते हो? और शादी से पहले तो ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई थी। कमाल करती हो यार। अब लड़की देखने जाएंगे तो हनीमून के प्लान भी डिस्कस करेंगे क्या? अपने अपने खानदानी रीति रिवाज की बात होती है। और अगर माँ कह रही है कि कुलदेवी की पूजा से पहले हमारा अकेले कहीं बाहर जाना सेफ नहीं होगा, तो हमारे भले के लिए कह रही है। अरे उनसे ज्यादा हमारे अच्छे बुरे के बारे में और कौन सोच सकता है? पति को एक सुर में अपनी माँ की बात का समर्थन करते देख अब तो बहू नताशा के पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। उसे समझ में आ गया था कि सासू माँ का बच्चा अभी तक मम्मी की उंगली छोड़ नहीं पाया है। समय बीत रहा था। नताशा और रवि की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था, लेकिन अभी तक न तो शिमला ने उन्हें कुलदेवी के दर्शन कराए थे, न ही माता को भोग लगवाया था। नताशा अपनी ननद मालती से पूछती है, मालती दीदी एक बात पूछनी थी, ये हमारे यहाँ की कुलदेवी का मंदिर कहाँ है और उनकी पूजा के लिए कुछ स्पेशल नियम या समय होता है क्या? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप बड़ी पूछताछ कर रही हो? अरे नहीं, वो हमारी शादी के बाद माँ जी ने कहा था ना कुलदेवी की पूजा होती है, बस इसीलिए पूछा। नताशा को मालती से पूछताछ करते देख शिमला वहां आ धमकती है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि रवि के साथ बाहर जाकर घूमने की आग लगी पड़ी है? अरे भाई, आजकल की बहुओं ने तो बेशर्मी में बेटों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा है बहू, बहुत कर लिया तुमने मेहमान बनकर आराम, और हमने बहुत सत्कार कर दिया तुम्हारा। पूरा दिन खाली रहती है ना, इसीलिए सब फालतू बातें दिमाग में चलती है तुम्हारे। अरे घर के बड़े हैं हम, अब कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना होनी है वो हम संभालेंगे। तुम अब कल से घर की जिम्मेदारियां संभालो। ठीक कहती हो मम्मी। भाभी की शादी को 1 महीना हो गया, अभी तक पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी आपने उनके ऊपर। एक मेरी सास थी, शादी के चौथे दिन ही पूरा घर मुझे सौंप दिया था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। माँ के आने से पहले भी मेरी सांस फूलने लगती है। ये घूमने विमने के तो ख्याल ही नहीं आते। अब संस्कारों की बात होती है ना बेटा, हमने तो बचपन से यही सिखाकर बड़ा किया कि शादी का मतलब कोई घूमना फिरना ऐश और आजादी नहीं है। शादी तो जिम्मेदारी और बंधन का नाम है। जो इस जिम्मेदारी को मन से निभा ले, समझो उसकी शादी सफल हो गई। इन हनीमून के चौचलों से कुछ नहीं होता। मम्मी मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, चाय पियोगी? अब सोच रही हूँ 1 कप चाय बना लेती हूँ। अरे इतने साल बहुत बना ली तूने चाय बेटा, और सबको पिला दी। आज से ये जिम्मेदारी बहू के पास है। आराम से बैठ तू, बहू चाय नाश्ता बनाकर ले आएगी। बड़ी चालाकी से शिमला ने आज फिर बहू नताशा की हनीमून वाली बात को ऐसे घुमाया था कि बात घूम फिरकर नताशा के संस्कारों पर आ गई थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन सास शिमला को न उन्हें कुलदेवी के दर्शन को ले जाना था और न वो ले गई। 1 साल बीतने को आया था। सुनो ना रवि, क्यों ना अपनी शादी की सालगिरह पर हम लोग कहीं घूमने जाए? पूरा साल बीत गया, मेरी सहेलियां भी पूछती रहती, इतना अच्छा पैकेज है रवि का, उसके बाद भी शादी के बाद तुझे कहीं घूमने नहीं ले गया। तुम ही बताओ क्या जवाब दो अपनी सहेलियों को। खैर जो बीत गया सो बीत गया, अपनी एनिवर्सरी पर तो कहीं जा सकते ना हम। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। नताशा आज बहुत खुश थी। 4 दिन में उनकी शादी की सालगिरह थी। पिछली बातों को भूलकर वो गुनगुनाते हुए कमरे में अपना बेड लगा रही थी। क्या बात है भाभी, आज बड़ा गुनगुना रही हो? कुछ खास बात है क्या? अरे कुछ नहीं, वो हमारी शादी की सालगिरह आ रही ना, तो बस वही सोच रही थी। सोच रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए मनाली चले जाते हैं। मनाली जाने की बात सुनकर मालती सारी बात अपनी माँ को बता देती है। रवि बेटा आ गया तू ऑफिस से? तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। तुम लोगों की शादी की सालगिरह है ना, तो मैं आज सोच रही हूँ रामायण पाठ रखवा लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर सालगिरह मनाओगे तो सब अच्छा होगा उनकी कृपा से। अरे मम्मी, लेकिन मैंने तो... अरे अब भगवान का आशीर्वाद लेना है, इसमें क्या लेकिन किंतु परंतु करना है?
मैंने कह दिया तो कह दिया। और हाँ, कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया है, बहू को कहना सब तैयारी कर ले। अरे अपनी मालती से सीख, याद है अपनी शादी की सालगिरह कैसे मनाई थी उसने? जागरण रखवाया था, सब भक्ति में डूब कर खूब आशीर्वाद देकर गए थे दोनों को। मालती का तीर इस बार भी निशाने पर लग गया था। उसने बहाना ही ऐसा बनाया था कि रवि और नताशा चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाए थे। सुनो ना रवि, शादी को लंबा वक्त बीत गया है, क्या हम कभी कहीं घूमने नहीं जाएंगे? देखो घर की जिम्मेदारी और काम से मैं जी नहीं चुरा रही हूँ, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ ना कि हम दोनों अकेले में कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं, जहाँ घर के काम, रसोई और बाकी लोगों की जिम्मेदारी का बर्डन ना हो। अरे अभी तो वैसे सच में काफी टाइम हो गया है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, पूजा क्यों नहीं करवा रही है। अब बार बार उनसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता। जो भी रिवाज थे पहले साल के लिए ही तो थे, अभी तो 2 साल होने आ रहे हैं, अब तो हम जा ही सकते हैं ना। अब नहीं तो क्या अपने बच्चों के साथ हनीमून पर जाएंगे हम लोग? ठीक है, मैं टिकट करवा रहा हूँ, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सच हम लोग झारखंड से बाहर जा पाएंगे ये सोचकर इतनी खुशी हो रही है। मुझे तो लग रहा था मुझे किसी तरह काला पानी की सजा दे दी है। मम्मी जी हमें साथ में कहीं बाहर जाने ही नहीं देती। रवि ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए थे और बिना किसी को बताए शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अरे बहू, आजकल तेरे पार्सल बहुत आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ खुशखबरी है क्या? किसके लिए इतनी शॉपिंग हो रही है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा देखो तो जरा। इतना कहकर शिमला ने बहू के हाथ से पैकेट लिया और खोलकर देखने लगी। है ये क्या है? ये तो पहनेगी? ऐसे कपड़े पहनती है क्या? खानदानी परिवार की बहू है? माँ जी ये तो मैंने घूमने के लिए खरीदा है, यहाँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा तो ये बात है। अगले दिन सुबह, हाय मर गई रे, हाय मेरा सर। क्या हुआ माँ? लग रहा है बीपी हाई हो गया, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, लग रहा है मैं नहीं बचूंगी बेटा। क्या बोल रही हो माँ? मालती को बुला ले, कह दे मम्मी की हालत खराब है, मिल जाए एक बार। छोड़िए, कैंसिल कर दीजिए, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठीक है। माँ क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम लोग मम्मी का ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसे कैसे इतनी हालत खराब हो गई? मम्मी आप चलो मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगी। अरे नहीं, मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वो यहाँ ही ठीक है, नताशा है ना, रखेगी उनका ख्याल। मेरी तो हिम्मत ही नहीं अस्पताल जाने की, मुझे अंधेरा लग रहा है, बस आराम करने दो। हाय हाय। माँ जी जाना तो पड़ेगा आपको, डॉक्टर से चेकअप तो जरूरी है ना। बहू क्यों इतनी तेज आवाज में बोल रही है तू? जा बाहर जाकर बैठ, तेरी तो शक्ल देखकर ही मेरा बीपी बढ़ रहा है। बोल रही हूँ ना मुझसे नहीं जाया जा रहा है, मुझे मरना है तो अपने घर में मर जाऊंगी। तभी रवि के पास चाची जी का फोन आता है। बेटा वो नम्रता और अनुज आएंगी, आज रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, कल सुबह की उनकी फ्लाइट है, गोवा जा रहे हैं हनीमून के लिए, थोड़ा देख लेना। हाँ। अरे चाची जी, लेकिन उनकी तो अभी महीने भर पहले ही शादी हुई है ना। हाँ तो कुलदेवी नाराज नहीं होंगी? अरे बेटा क्या बोल रहे हो, कौन सी कुलदेवी? कुछ नहीं चाची, मैं समझ गया, आप भेज दो, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह की हमारी भी फ्लाइट है, हम भी हनीमून पर जा रहे हैं। अरे लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, माँ जी की ऐसी हालत है। कोई बात नहीं, शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है, भगवान चाहता ही नहीं कि हम साथ में कहीं घूमने जाए। भगवान नहीं, कोई और ही है जो हमें जाने नहीं देना चाहता। अब सब समझ में आ रहा है। आज तक जो भी हुआ वो सब माँ ने सोच समझ कर किया। वो चाहती ही नहीं कि हम बाहर जाए, इसलिए कभी कुल देवी, कभी पूजा, कभी रामायण पाठ, कभी बीमारी का बहाना बनाती रही। बस अब बहुत हुआ, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों किया ये सब। रवि रहने दो ना, अच्छा लगता है कि इस बात के लिए हम उनसे सवाल जवाब करें। जो बीत गया सो बीत गया, खत्म करो। नहीं, ऐसे खत्म नहीं होगा, पहले मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम तैयार रहो, हम सुबह 6 बजे निकलेंगे। अगली सुबह। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? देखो तो बेशर्मी, माँ की हालत खराब है और इन्हें जाने की पड़ी है, हद है भाई। अरे जाओ जाओ, आखिरी बार मेरा मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा, पाप लगेगा देखना। कलयुग के बेटे, माँ बाप से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई। माँ तुम भी ना खामखा की चिंता करती हो, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम भी जा रही हो मालती के घर। क्या? लेकिन क्यों? अरे आपकी लाडली बेटी है ही सर्वगुण संपन्न, उसके साथ रहेंगी, उसका चेहरा देखेगी, उसकी सेवा सत्कार से देखना कैसे आप भली चंगी हो जाती हो। अरे पर जब घर में बहू है तो वो क्यों करेगी मेरी सेवा? अरे माँ,
साल के 365 में से 165 दिन आपकी बेटी मायके में बिताती है और नताशा से सेवा करवाती है। अगर 5-7 दिन आपकी सेवा भी कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी क्या बोल रही थी कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, इसलिए वो आपकी सेवा करेगी। तो मैंने सोचा है उसे ही मौका देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मालती सुन, तुझे पता तो है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में माँ को तुम्हारे यहाँ छोड़ देंगे। तुम्हारी इच्छा थी ना उनकी सेवा करने की, तो तुम हफ्ता 10 दिन खूब मन लगाकर उनकी सेवा कर लेना, तुम्हारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अरे भैया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सेवा तो मैं कर देती, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरी सास की भी तबीयत खराब चल रही है। अब ऐसे में मम्मी भी यहाँ आ जाएंगी तो परेशान हो जाएगी, मैं उनका उतना ख्याल नहीं रख पाऊंगी ना। अच्छा भैया, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही हूँ। हाँ माँ जी आई। अरे मम्मी, देखा सारी उम्र बीत गई आपकी मालती की तारीफ करते हुए। देख लो, साफ इनकार कर दिया उसने तुम्हारी देखभाल करने से। अरे आग लगे ऐसी सेवा को, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। हट्टी कट्टी भली चंगी हूं मैं। जाओ तुम्हें जहां जाना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिमला को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल गलने वालों में से नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। और इस तरह तमाम मुश्किलों के बाद शादी के 3 साल बाद फाइनली रवि और नताशा अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहां जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं। शादी के बाद पहली सुबह थी। घर में उत्सव का माहौल था और विमला डाइनिंग टेबल पर सबको चाय दे रही थी। मेरा बेटा, तू रहने दे, आज तो आराम कर लेती। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू रसोई में आ गई। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने में सुकून मिलता है। वैसे भी सबके साथ बैठकर सुबह की गपशप का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा मीरा, एक तो यही परिवार की असली रौनक है। आदर्श, देख तेरी बीवी ने कितनी बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है। हाँ पापा, मीरा को शुरू से ही घर के माहौल में ढलना पसंद है, उसे फैमिली टाइम बहुत प्यारा है। करीब 11 बज रहे थे जब काव्या अपने सिल्क के पजामे और ओवरसाइज टी-शर्ट में कमरे से बाहर निकली थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वरुण, क्या मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी मिल सकती है? मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है। गुड मॉर्निंग बहू 11 बज गए हैं बेटा, सब नाश्ता करके बैठ चुके हैं। और ये कपड़े, अभी तो घर में मेहमान भी आ जा रहे हैं, थोड़ा साड़ियों का ध्यान रखती तो अच्छा होता। मम्मी आई नो, पर कल रात 3 बजे तक मेरी लंदन टीम के साथ कॉल थी और कपड़ों की बात है तो ये मेरा कंफर्ट वेयर है। 2026 में हम कपड़ों से किसी को जज नहीं करते, राइट वरुण? बिल्कुल मम्मी, काव्या का काम बहुत थकाने वाला है, उसे अपने हिसाब से रिलैक्स होने दीजिए। मीरा भाभी तो खैर सुपर वुमन है, पर हर कोई वैसा नहीं हो सकता। दोपहर के समय मीरा लिविंग रूम में सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी काव्या वहां अपना लैपटॉप लेकर आई थी। काव्या, आओ बैठो, हम सब पुरानी शादियों के एल्बम देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तुम भी देखो। थैंक्स भाभी, पर मुझे एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, क्या आप लोग थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं? मुझे डीप वर्क के लिए थोड़ी शांति और प्राइवेसी चाहिए होती है। काव्या, ये घर का लिविंग रूम है, ऑफिस नहीं। यहाँ तो हंसी मजाक होगा ही। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। भैया, कमरे में नेटवर्क थोड़ा स्लो है, मुझे लगा कि घर के लोग थोड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाएंगे, पर ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। शाम को बालकनी में आदर्श और वरुण के बीच इस बदलते व्यवहार को लेकर पहली बार चर्चा हुई थी। वरुण, तुझे नहीं लगता कि काव्या थोड़ा अलग थलग रहती है? मीरा पूरे घर में घुल मिल गई है और काव्या को हर बात में डिस्टर्बेंस नजर आता है। भाई, घुलने मिलने का मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पर्सनालिटी खो दे, उसे अपना स्पेस चाहिए। मीरा भाभी शायद अपनी प्राइवेसी को उतनी वैल्यू नहीं देती, पर काव्या के लिए उसका काम और उसका स्पेस जरूरी है। स्पेस अपनी जगह है वरुण, पर परिवार में थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। मम्मी पापा को अजीब लगता है जब वो हमारे साथ बैठने के बजाय अपने लैपटॉप में घुसी रहती है, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है। वो इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर नहीं आई है, उसकी अपनी भी एक लाइफ है। रात के खाने के समय डाइनिंग टेबल पर सब साथ थे, पर खामोशी में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। बहू, आज मीरा ने बहुत प्यार से सादा खाना बनाया है, तू थोड़ा चख तो सही। मम्मी, मैंने अपना हेल्थ बाउल पहले ही खा लिया है, मुझे रात को हल्का खाना पसंद है। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं जरा वरुण के साथ एक मूवी प्लान कर रही हूँ। शांति, लगता है अब इस घर में 2 अलग अलग घड़ियां चलेंगी, एक जो हमारे हिसाब से है और एक जो इनकी प्राइवेसी के हिसाब से। भाई, वाइब तो बड़ी कोल्ड लग रही है, ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले वाली लग रही है। शादी के 2 महीने बीत चुके थे और घर में कुल देवता की विशेष पूजा का आयोजन था, जिसके लिए विमला सुबह से ही सबको हिदायत दे रही थी। मीरा, काव्या,
आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तुम दोनों को उपवास रखना है और लाल जोड़े में बैठकर हवन में आहुति देनी है। ये हमारे खानदान की बरकत के लिए है। जी मम्मी जी, मैंने अपनी ऑफिस की छुट्टी ले ली है। मैं सुबह 4 बजे से ही नहा धोकर तैयार हूँ। आप बस बता दीजिए कि कलश की स्थापना कहाँ करनी है। सॉरी मम्मी, पर मैं उपवास नहीं रख पाऊंगी। मुझे आज एक बहुत बड़ा पिच देना है और भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता, और ये पूजा पाठ, मेरा इन चीजों में कोई विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है बहू? ये भगवान का काम है, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट नहीं। इस घर में कदम रखा है तो यहाँ की मान्यताओं का मान तो रखना होगा। मम्मी, मान अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह। मुझे नहीं लगता कि मेरे भूखे रहने से किसी की बरकत बढ़ेगी। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ, दुआओं पर नहीं। वरुण, तुम कुछ कहो ना। मम्मी, काव्या का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उसे यकीन नहीं है तो जबरदस्ती हवन में बिठाने का क्या फायदा। भक्ति तो मन से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। दोपहर के समय काव्या अपने ऑफिस के केबिन में एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। तभी मीरा का फोन आया था। भाभी प्लीज, अगर आप भी मुझे घर बुलाने के लिए फोन कर रही हैं तो प्लीज रहने दीजिए। मैं बहुत क्रिटिकल काम में फंसी हूँ। काव्या, मैं बहस करने नहीं, बस ये कहने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि तुम्हारे लिए फ्रूट सैलेड फ्रिज में रख दिया है। तुम ऑफिस से लौट कर खा लेना। मम्मी जी थोड़ी भावुक हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। थैंक्स भाभी, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ये सब कैसे झेल लेती हैं। आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियर हैं, फिर ये सिर पर पल्लू और ये व्रत। आपको खुद की इंडिपेंडेंस नहीं प्यारी? इंडिपेंडेंस का मतलब जड़ों को काटना नहीं होता काव्या। मुझे ये सब करने में बोझ नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे अपनों की खुशी के लिए है। खैर, तुम अपना काम करो, ऑल द बेस्ट। शाम को जब पूजा खत्म हुई और सब प्रसाद लेने बैठे तब वरुण और काव्या घर लौटे थे। वरुण, तुम दोनों पूजा के मुख्य हवन में नहीं थे। पिताजी को बुरा लगा। कम से कम आरती के वक्त तो आ सकते थे। भाई, हम काम से आ रहे हैं, कोई पिकनिक से नहीं। और काव्या ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहती। मर्जी और मनमानी में फर्क होता है वरुण। अगर काव्या को ये घर और यहाँ के लोग अपने लगते हैं तो वो 1 घंटा निकाल लेती, पर उसे तो अपनी लॉजिक के आगे सब बेकार लगता है। भैया, बेकार मैंने नहीं कहा, पर मुझे साधना से ज्यादा एक्शन पर यकीन है। अगर मैं ऑफिस में मेहनत ना करूं और सिर्फ दिया जलाऊं तो क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? प्रमोशन का तो नहीं पता बहू, पर मन की शांति और परिवार का जुड़ाव जरूर कम हो जाएगा। जब विचार इतने अलग हो तो दीवारें अपने आप खड़ी होने लगती है। रात को ड्राइंग रूम में विशाल और नैना आपस में बात कर रहे थे और माहौल काफी बोझिल हो गया था। देख रही है नैना, बात अब सिर्फ प्राइवेसी की नहीं रही, अब तो सीधा वार वैल्यूज पर हो रहा है। भाभी का लॉजिक अपनी जगह सही है, पर मम्मी का दिल टूट गया है। हाँ भाई, मीरा भाभी ब्रिज बनाने की कोशिश तो कर रही है, पर काव्या भाभी उस ब्रिज पर चलना ही नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि हम सब पुराने जमाने के हैं। अगले दिन ऑफिस में काव्या अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी और उसकी बातों में घर का तनाव झलक रहा था। टीम, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पुराने ढर्रे अब काम नहीं आएंगे। दुनिया बदल रही है और जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते वो पीछे छूट जाते हैं। मैम, क्या आप घर की किसी बात से परेशान हैं? आप आज काफी अग्रेसिव लग रही हैं। नहीं, बस कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। लोग परंपराओं के नाम पर लॉजिक को क्यों मार देते हैं। खैर, बैक टू वर्क। रात के खाने पर वही सन्नाटा था फिर से, पर इस बार विमला ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। आदर्श, मीरा, तुम लोग खा लो। मेरा मन आज भारी है। जिसे जो सही लगे वो वही करे। अब मैं किसी को नहीं टोकूंगी। मम्मी, आप परेशान मत होइए। वरुण, तू देख रहा है मम्मी की हालत। तेरी और काव्या की आधुनिकता ने घर की रौनक छीन ली है। भाई, आप फिर से शुरू हो गए। काव्या ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस अपनी बात स्पष्ट रखी। अगर आपको सच्चाई कड़वी लगती है तो उसमें उसकी क्या गलती? गलती किसी की नहीं है, बस समय बदल गया है। पर याद रखना, जिस घर में तर्क संवाद से बड़ा हो जाए वहां प्रेम के लिए जगह कम पड़ने लगती है। कुछ समय बीत चुका था। अब घर में छोटी छोटी बातों पर असहजता नहीं बल्कि सीधे शब्दों के बाण चलने लगे थे। वरुण, कल रात तुम लोग 2 बजे घर आए। मेन गेट का शोर इतना था कि पापा की नींद खुल गई। क्या रोज का यही रूटीन रहेगा? कम से कम बड़ों की सेहत का तो ख्याल करो। भाई, हम क्लबिंग नहीं कर रहे थे। काव्या की ऑफिस सक्सेस पार्टी थी। 2026 में नेटवर्किंग उतनी ही जरूरी है जितना आपका ये अनुशासन। और वैसे भी हम अपने कमरे में गए थे, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं। डिस्टर्बेंस शोर से नहीं, तुम्हारे रवैये से होता है वरुण। पिछले हफ्ते तुमने बिजली का बिल शेयर करने की बात की थी। क्या अब हम इस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगे? हिसाब किताब भाइयों के बीच अच्छा नहीं लगता। हिसाब किताब क्लैरिटी के लिए होता है भाई। काव्या का मानना है कि जब हम एसी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा पे करना चाहिए। इसमें गलत क्या है? इसे प्रोग्रेसिव सोच कहते हैं, ईगो नहीं।
प्रोग्रेसिव सोच या अलगाव की तैयारी? तू भूल रहा है कि जब तू पढ़ाई कर रहा था तब मैंने अपनी सैलरी से तेरा खर्च उठाया था, तब मैंने कोई प्रोग्रेसिव बिल नहीं लगाया था। दोपहर के समय मीरा और काव्या के बीच लिविंग रूम में एक मैगजीन को लेकर ठंडी बहस छिड़ गई। भाभी, आपने मेरी बिजनेस वर्ल्ड वाली मैगजीन रदी वाले को दे दी। मैंने उसमें कुछ पेज मार्क किए थे अपनी अगली प्रेजेंटेशन के लिए। सॉरी काव्या, वो पुरानी अखबारों के ढेर में पड़ी थी, मुझे लगा बेकार है, मैंने बस घर साफ करने के लिए उसे हटा दिया। यही तो दिक्कत है, आप सफाई और सेवा के नाम पर मेरी प्रोफेशनल लाइफ की चीजों को कचरा समझ लेती हैं। आपको लगता है कि बस किचन और मंदिर साफ रहे तो दुनिया सॉर्टेड है। ऐसी बात नहीं है काव्या, मैं भी काम करती हूँ, पर मैं अपनी चीजें संभाल कर रखती हूँ। तुम हर बात को इतना पर्सनल क्यों बना लेती हो? क्या एक मैगजीन के लिए इतना गुस्सा जायज है? बात मैगजीन की नहीं, बाउंड्रीज की है। आप मेरी चीजों को बिना पूछे टच नहीं कर सकती। वरुण, देखो, यहाँ मेरी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं है। शाम को जब कैलाश और विमला बालकनी में बैठे थे तब उन्होंने नीचे आंगन में आदर्श और वरुण को एक दूसरे पर चिल्लाते सुना। भाई, आप हर बात में काव्या को क्यों घसीटते हैं? अगर उसे आपकी जॉइंट फैमिली वाली ड्रामेबाजी पसंद नहीं तो वो उसकी चॉइस है, आप उसे नीचा दिखाना बंद कीजिए। मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आईना दिखा रहा हूँ। तेरी बीवी ने तुझे अपनों से काट दिया है, आज तू मुझे इस लहजे में बात कर रहा है, कल तू पापा पर भी चिल्लाएगा। पापा का नाम बीच में मत लाइए, आप बस अपनी बड़े भाई वाली सत्ता चलाना चाहते हैं, पर याद रखिए मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे आप डांट कर चुप करा देंगे। सुन रहे हैं आप, ये वो भाई हैं जो एक थाली में खाते थे, आज एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। इन बहुओं ने मेरे घर को कुरुक्षेत्र बना दिया है। बहू तो सिर्फ जरिया बनी है विमला, दरार तो बेटों के मन में आई है। जब स्वार्थ और मेरा तेरा बड़ा हो जाता है तो खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। रात के खाने पर फिर वही भारी सन्नाटा था, पर इस बार आदर्श ने अपनी थाली खिसका दी थी। पापा, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ फैसले लेने चाहिए। अगर वरुण को इस घर के कायदे चुभते हैं तो उसे अपनी आज़ादी मुबारक हो। फैसला तो मैंने ले लिया है भाई, कल से हमारा खाना अलग बनेगा। काव्या ने अपना स्मार्ट कुक टॉप मंगा लिया है, हम इस रोज रोज की किचकिच से दूर अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। नहीं वरुण, ये मत कहो बेटा, रसोई अलग होने का मतलब है घर का बंटना। मैं जीते जी ये नहीं देख पाऊंगी। मम्मी, ये बंटना नहीं है, ये कोएग्जिस्टेंस है। जब विचार नहीं मिलते तो चूल्हा अलग कर लेना ही समझदारी है, कम से कम शांति तो रहेगी। काव्या रुक जाओ, घर तोड़ने में वक्त नहीं लगता, जोड़ने में उम्र बीत जाती है। क्या तुम सच में ये चाहती हो? भाभी हाथ छोड़िए, आप अपनी महानता को अपने पास रखिए, मुझे अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में चाहिए। कैलाश जी धीरे से खड़े हुए और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चल दिए। उनका झुककर चलना सब देख रहे थे। देख लिया आप सबने, पापा की हालत देखी। आप लोगों की प्राइवेसी और संस्कारों की लड़ाई ने उन्हें जिंदा लाश बना दिया है। भाई, ये 2026 के मॉडर्न लाइफस्टाइल है या रिश्तों की बर्बादी? आज मुझे पहली बार इस घर में डर लग रहा है। पिछले 2 दिनों से घर की रसोई में 2 चूल्हे जल रहे थे। मीरा ने मुख्य रसोई संभाली थी तो काव्या ने अपने स्मार्ट कुकटॉप पर अपना और वरुण का खाना बनाना शुरू कर दिया था। घर में बातचीत बंद थी और केवल बर्तनों की खनक सुनाई देती थी। आदर्श, जा देख, तेरे पापा कल रात से कमरे से बाहर नहीं निकले, उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं छुई है। मीरा, तू जाकर कह, शायद तेरी बात मान ले। मम्मी जी, मैंने बहुत कोशिश की। कल रात जब मैं दूध का ग्लास लेकर गई तो उन्होंने बिना देखे ही हाथ से मना कर दिया। उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही, बस एक खालीपन है। भाई, आप लोग देख रहे हो ये प्राइवेसी और संस्कारों की लड़ाई कहाँ पहुंच गई। पापा ने खाना छोड़ दिया है और आप दोनों अभी भी अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हो। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें हमारी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है तो बात करें। खाना छोड़ना तो इमोशनल ब्लैकमेल है। जबान संभाल वरुण, जिसे तू ब्लैकमेल कह रहा है वो उस बाप का दर्द है जिसने तुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आज तो इतना बड़ा हो गया कि उनकी खामोशी को भी लॉजिक से तौल रहा है। कैलाश जी धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आए और हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर बैठ गए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज में कपकपी थी। जी, कुछ तो खा लीजिए। देखिए बच्चे डर गए हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। सेहत, शांति, शरीर तो अन्न से चलता है पर आत्मा तो रिश्तों से सुकून से चलती है। जब इस घर की रूह ही मर गई है तो इस शरीर को खिलाकर क्या करूंगा? जिस घर में मेरे बेटों के बीच दीवार खड़ी हो गई हो वहां खाने में स्वाद कहां से आएगा? पापा, हमारा इरादा आपको दुख पहुंचाना नहीं था, हम तो बस अपनी तरह से जीना चाहते थे। क्या अपनी लाइफ की स्पेस मांगना इतना बड़ा गुनाह है? बहू,
स्पेस गुनाह नहीं है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस स्पेस की तुम बात कर रही हो वो इस घर के आंगन से बड़ी कैसे हो गई? तुमने अपनी आजादी चुनी पर अपनों का साथ खो दिया। आदर्श और वरुण, तुम दोनों भाई एक थाली में खाते थे, आज तुम दोनों एक दूसरे के वकील बन गए हो, पर भाई होना भूल गए। आदर्श और वरुण दोनों के सिर झुक गए थे। लिविंग रूम में एक भारी सन्नाटा पसर गया था, जिसे केवल नैना की सिसकियों ने तोड़ा था। पापा, मुझसे गलती हुई। मुझे लगा कि बड़े भाई होने के नाते मेरा हुक्म चलना चाहिए। मैंने वरुण की पसंद को समझने के बजाय उस पर अपनी सोच थोप दी। नहीं भाई, गलती मेरी है। मैंने काव्या के मॉडर्न होने को अपनी ढाल बना लिया और आपके प्यार को कंट्रोल समझ बैठा। मुझे लगा कि आप हमारे दुश्मन हैं, पर आप तो घर बचा रहे थे। काव्या और मीरा एक दूसरे की ओर देख रही थी। पहली बार काव्या की आंखों में वो तार्किक कठोरता नहीं, बल्कि ग्लानि के आंसू थे। मीरा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सादगी को आपकी कमजोरी समझा। मुझे लगा कि आपकी सोच पुरानी है, पर सच तो ये है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर हैं। आपने घर जोड़ने की कोशिश की और मैंने तोड़ने की। पागल है क्या? बड़ी बहन हूं तेरी। छोटी बहनें गलतियां करती हैं, पर बड़ी बहनें उन्हें भूल जाती हैं। बस अब ये अलग चूल्हा और ये स्मार्ट कुकटॉप बंद करो। रसोई एक ही अच्छी लगती है। कैलाश जी ने धीरे से मेज पर रखी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट भरा। पूरे घर ने जैसे राहत की सांस ली थी। याद रखना बच्चों, 2026 हो या 2050, घर ईंट पत्थरों से नहीं, आपसी तालमेल से बनता है। प्राइवेसी जरूरी है, पर वो अपनों के बीच दीवार नहीं होनी चाहिए। संस्कार पुराने नहीं होते, वो बस हमें इंसान बनाए रखते हैं। ओ भाई, ये तो एकदम हैप्पी एंडिंग वाली रील बन गई। पापा, अब आप खाना खाएंगे ना? मीरा भाभी और काव्या भाभी मिलकर आज कुछ स्पेशल बना रही है। हाँ जी, आज रसोई में 2 बहुएं नहीं, बल्कि घर की 2 बेटियां खाना बनाएंगी, और आज कोई फोन, कोई लैपटॉप मेज पर नहीं होगा। शाम को डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था। आदर्श और वरुण एक दूसरे को सब्जी परोस रहे थे और काव्या मीरा के साथ रसोई में काम में हाथ बटा रही थी। भाई, ये पनीर की सब्जी वैसी ही बनी है जैसी मम्मी बनाती है। भाभी, आपने कमाल कर दिया। क्रेडिट मीरा भाभी को जाता है वरुण। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मसाले और रिश्तों का सही बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आज खाने में स्वाद है, क्योंकि आज घर में शांति है। रात को जब सब अपने कमरों में जाने लगे तो काव्या और मीरा ने मिलकर मंदिर में दिया जलाया और विमला के पैर छुए। सो गाइस, बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू की ये जंग अब बड़ी बहू प्लस छोटी बहू की दोस्ती में बदल गई है। फैमिली इज एवरीथिंग। बिल्कुल, और असली मॉडर्निटी किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। कैलाश और विमला अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने बेटों के साथ हंसते हुए देख रहे थे। घर की दीवारें अब ऊंची नहीं थी, बल्कि उन पर प्यार का रंग फिर से चढ़ गया था।